हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं थियोरीज ऑफ राइट्स और ये इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे थियोरी ऑफ नेचुरल राइट्स, थियोरी ऑफ लीगल राइट्स एंड थियोरी ऑफ हिस्टोरिकल राइट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। राइट्स या अधिकारों की सोर्स क्या होती है, किस आधार पर इन्हें प्रोवाइड किया जाता है, इसको लेकर कई नजरिए हैं। कोई मानता है कि नेचर इज द सोर्स ऑफ राइट, किसी का मानना है कि स्टेट और उसके लॉज प्रोवाइड करते हैं राइट्स को, वहीं किसी का मानना है कि इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है दैट इज द सोर्स ऑफ राइट्स। हर थियोरी ने अपने हिसाब से सोर्सेज ऑफ राइट्स को डिफाइन किया है। इन थियोरीज ने अपने अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन किए हैं राइट्स के। पहली 3 थियोरीज को हम आज कवर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं थियोरी ऑफ नेचुरल राइट्स से, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। ये थियोरी राइट्स को नेचुरल मानती है। राइट्स कोई आर्टिफिशियल क्लेम्स नहीं होते जो स्टेट द्वारा बनाए जाते हैं, बल्कि राइट्स तो नेचर द्वारा दिए जाते हैं, वो तो ऑर्गेनिक होते हैं, ऐसा मानना है इस थियोरी का। यहां तक कि स्टेट के आने से पहले से ही ये राइट्स एग्जिस्ट करते आए हैं। सो एज पर दिस थियोरी राइट्स का सोर्स क्या बना? नेचर, क्योंकि नेचर प्रोवाइड करता है राइट्स को, वो आधार बनता है राइट्स का। और इस थियोरी का जो पीरियड ऑफ इमर्जेंस है वो है टुवर्ड्स द 17th एंड द 18th सेंचुरी। और इस थियोरी का मेन थीम क्या है कि इंडिविजुअल को कुछ राइट्स नेचर से मिलते हैं। कौन कौन से राइट्स हैं वो? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। अगर आपने मेरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी ऑफ स्टेट वाली वीडियो देखी है तो ये आपको समझ में आ जाने वाला है। और नेचुरल राइट्स थियोरी के जो मेन सपोर्टर हैं वो हैं हॉब्स, लॉक एंड रूसो। इन तीनों ने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी है। स्टेट कैसे बनती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। स्टेट के आने से पहले क्या था? स्टेट ऑफ नेचर थी। स्टेट ऑफ नेचर में क्या था? लोगों को कुछ राइट्स मिलते थे। वो राइट्स क्या क्या थे? अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग राइट्स बताए हैं, बट मेनली द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इस थियोरी का इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि राइट्स के लिए इंसान को सोसाइटी या स्टेट पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, क्योंकि राइट्स तो नेचर द्वारा दिए गए हैं। स्टेट के ओरिजिन से पहले से ही, जब तक स्टेट एग्जिस्टेंस में भी नहीं आई थी, नेचर ने इंसान को कुछ राइट्स दिए थे, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी। ये बात अलग है कि जब स्टेट एग्जिस्टेंस में आ गई, कुछ ऐसे राइट्स थे जो इंडिविजुअल को सरेंडर करने पड़े स्टेट को, लेकिन राइट टू लाइफ, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी ये इंडिविजुअल के पास रहे। और ये राइट्स नॉन ट्रांसफरेबल हैं, इनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इंडिविजुअल्स ये राइट्स स्टेट को नहीं दे सकते हैं, उनको नहीं सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट्स तो भगवान के द्वारा दिए गए हैं। इसका मानना है कि जैसे भगवान ने इंसान को आईज, नोज एंड ईयर्स दिए हैं, वैसे ही उन्होंने इंडिविजुअल्स को कुछ राइट्स भी प्रोवाइड किए हैं। इसीलिए इन राइट्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। और अगर इन राइट्स को छीन लिया जाता है, लेट्स से स्टेट इन राइट्स को स्नैच कर लेती है, तो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग नहीं रहता है। तो ये होती है थियोरी ऑफ नेचुरल राइट्स, जो नेचर को सोर्स मानती है राइट्स का। इस थियोरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है। बेंथम नेचुरल राइट्स को क्रिटिसाइज करते हैं। इनफैक्ट वो तो इन राइट्स को नॉनसेंस मानते हैं, क्योंकि वो मानते थे राइट्स तो सिर्फ और सिर्फ लॉ द्वारा ही दिए जाते हैं। जब हम नेचर ऑफ राइट्स समझ रहे थे, तब हमने डिस्कस किया था दैट राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड। राइट्स के बिना ड्यूटीज नहीं और ड्यूटीज के बिना राइट्स नहीं। राइट्स को एक्सरसाइज करने के साथ साथ इंडिविजुअल को कुछ ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी पड़ती है, जिससे कि सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहे, कोई भी इंडिविजुअल ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। ये हमारी ड्यूटी है कि हम दूसरे के राइट्स को रिस्पेक्ट करें। तो उन ड्यूटीज की इस थियोरी में बात नहीं की गई है, which is another criticism. Also, the rights can't be enjoyed without the state. इस आधार पर भी इस थियोरी को क्रिटिसाइज किया जा सकता है
कि स्टेट की एग्जिस्टेंस के बिना एक इंडिविजुअल राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकता है, बिकॉज स्टेट इज द प्रोवाइडर ऑफ राइट्स। एक राज्य ही है जो एक इंडिविजुअल को राइट्स प्रोवाइड करता है, तो भला स्टेट की एग्जिस्टेंस के बिना उसे राइट्स कैसे मिल गए? ये सोचने वाली बात है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी के, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। इंडिविजुअल के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो ये थ्योरी इंडिविजुअल के एक बेनिफिट की तो बात करती है कि इंसान के पास कुछ ऐसे राइट्स है जिन्हें छीना नहीं जा सकता, जो कि नॉन ट्रांसफरेबल है। ये थ्योरी इंडिविजुअल्स को एक गारंटी प्रोवाइड करती है राइट्स की, जो कि इसका एक एडवांटेज है। तो ये थी द नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स। द सेकेंड थ्योरी ऑफ राइट्स इज द थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिकारों का कानूनी सिद्धांत या वैधानिक सिद्धांत। ये मानती है कि राइट्स हमें नेचर द्वारा नहीं दिए जाते, जैसा कि नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स मानती है, बल्कि राइट्स तो स्टेट द्वारा दिए जाते हैं। तो राइट्स जो है वो आर्टिफिशियल क्रिएशंस हैं जो कि स्टेट द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, और सिर्फ वही डिमांड्स राइट्स बन सकती हैं जो कि स्टेट द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। स्टेट उनको इन्फोर्स करता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है। सो देयर इज नो सच थिंग एज नेचुरल राइट्स। इसका जो पीरियड ऑफ ओरिजिन है दैट इज अराउंड द लेट 18 टू द 19th सेंचुरी। और ये आधार क्या मानती है राइट्स का, सोर्स क्या मानती है? लॉ, कानून जो कि स्टेट द्वारा बनाए जाते हैं, वो राइट्स प्रोवाइड करते हैं। सो दे शुड बी द बेसिस ऑफ द राइट्स। थीम भी इसका बेसिक यही है कि स्टेट मेन सोर्स है राइट्स का, ना कि नेचर। और इसके मेन सपोर्टर्स हैं जेरेमी बेंथम और जी ऑस्टिन। बेंथम की ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, जिसमें उन्होंने नेचुरल राइट्स को क्या कहा है? नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स। यहां पर वो नेचुरल राइट्स को नॉनसेंस मान रहे हैं। वो नेचुरल राइट्स को रिजेक्ट करते थे, इनको फूलिश, यूजलेस और इलॉजिकल मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि राइट्स का आधार तो सिर्फ और सिर्फ लॉ हो सकता है जो कि स्टेट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये स्टेटमेंट कई एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये थियोरी राइट्स को आर्टिफिशियल मानती है, विच मीन्स कि राइट्स ऑर्गेनिक नहीं है, नेचर द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि राइट्स तो स्टेट द्वारा क्रिएट किए गए हैं। स्टेट ही उनको प्रोटेक्ट करती है, और स्टेट ही इन राइट्स को प्रोड्यूस करती है, उनको मेंटेन करती है एक सोसाइटी में। नाउ राइट टू लाइफ को एक नेचुरल राइट माना जाता है, लेकिन ये थ्योरी मानती है कि एक इंसान को राइट टू लाइफ तभी मिलेगा अगर वो सोसाइटी का हिस्सा हो, उसका पार्ट हो, तभी सोसाइटी उस इंडिविजुअल को राइट टू लाइफ ग्रांट करेगी। इसके अलावा ये थ्योरी ये भी मानती है कि ऐसा कोई राइट नहीं है जो कि स्टेट के अगेंस्ट हो, क्योंकि स्टेट ही तो प्रोवाइडर है राइट्स की। स्टेट से ही तो इंडिविजुअल को सारे राइट्स मिल रहे हैं, तो कैसे कोई राइट स्टेट के अगेंस्ट हो सकता है? और ऐसे राइट्स जो कि स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, उन्हें हम राइट्स ही नहीं मान सकते, दे आर नॉट वैलिड। और स्टेट कैसे राइट्स को रिकॉग्नाइज करती है? जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इस थियोरी के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि स्टेट डिफाइन करती है राइट्स को और उनको फाइनलाइज करती है, जैसे कि अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स हो गए या हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए। तो राइट्स जो हैं वो स्टेट से पहले नहीं आते हैं, बल्कि स्टेट सोर्स होती है राइट्स का। स्टेट क्रिएट करती है राइट्स को विद द हेल्प ऑफ लॉ। स्टेट इन राइट्स को इंप्लीमेंट करती है। स्टेट ऐसे लॉज बनाती है जिनके थ्रू इन राइट्स को इंप्लीमेंट किया जाता है और एक इंडिविजुअल राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है। सो द स्टेट लॉज आर द सोर्स बिहाइंड द राइट्स एंड द चेंज इन लॉ लीड्स टू अ चेंज इन राइट्स ऑल्सो। राइट्स जो है वो स्टैटिक नहीं है, ना ही वो एब्सोल्यूट है। समय के साथ साथ जैसे जैसे लॉ में परिवर्तन आता है, वैसे ही वैसे राइट्स में भी चेंजेस आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, पहले स्टेट एक लॉ बनाती है कि 15 साल से नीचे के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी, तो वो एक राइट भी बन जाता है। बट लेटर ऑन
जब उस लॉ में चेंज होता है, एज लिमिट बढ़ा दी जाती है, 15 से बढ़ाकर 18 कर दी जाती है, तो उससे राइट्स में भी चेंज आ जाता है। अब हर 18 साल से नीचे के बच्चे को यह राइट मिल जाता है कि वो फ्री एजुकेशन को अवेल कर सके, इस राइट को अवेल कर सके। दिस इज व्हाट द थियोरी ऑफ लीगल राइट्स इज। इस थियोरी को भी क्रिटिसाइज किया गया है। सबसे पहले तो यह माना गया है कि ये इनकम्प्लीट है। जैसे कि मॉरल राइट्स होते हैं जो कि स्टेट द्वारा इन्फोर्स नहीं किए जाते हैं, उनके पीछे कोई लीगल सैंक्शन नहीं होता है, बट राइट्स तो वो होते हैं ना। ऐसे राइट्स का पर्पस होता है इंडिविजुअल को मॉरल या नैतिक बनाना, ना ही ये ह्यूमन राइट्स की बात करती है। तो सभी प्रकार के राइट्स इसमें नहीं इंक्लूडेड होते हैं। ऑल्सो एक ऐसा पर्सपेक्टिव भी है जो ये मानता है कि स्टेट जो है वो राइट्स को क्रिएट नहीं करता है, वो तो सिर्फ इनको एक रिकग्निशन प्रोवाइड करता है, इनको मेंटेन करता है। राइट्स का दर्जा तो स्टेट से बहुत ऊपर है। इनफैक्ट जो नेचुरल थियरी के सपोर्टर्स हैं वो तो ये मानेंगे कि राइट्स तो स्टेट के आने से पहले से ही एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, तो स्टेट इनको क्रिएट नहीं करती है। इसके अलावा ये थियरी मानती है कि स्टेट के अगेंस्ट कोई राइट नहीं हो सकता है, विच इज रॉन्ग। ग्रीन और लास्की जैसे थिंकर्स का ये मानना है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में जरूरी हो जाता है एक इंडिविजुअल के लिए कि वो स्टेट को अपोज करे, स्टेट के खिलाफ आवाज उठाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो स्टेट टोटलिटेरियन भी बन सकती है या अथॉरिटेरियन भी बन सकती है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अपोज द स्टेट। एक और क्रिटिसिज्म किया जाता है जॉन प्लेमेनाज द्वारा। वो मानते हैं कि राइट्स का सोर्स स्टेट और उसके लॉज नहीं होने चाहिए, बल्कि क्या सही है और क्या गलत, इसकी समझ राइट्स का आधार या सोर्स होने चाहिए। इनका मानना है कि ऐसी डिमांड्स या क्लेम्स जो सही हैं, जो राइट हैं, सिर्फ वही राइट्स होने चाहिए। किसी को जान से मारना रॉन्ग है तो वो राइट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं इस थियोरी के, पर हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि स्टेट और उसके लॉज सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं राइट्स का, स्पेशली आज के जमाने में, आज की डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में, क्योंकि हम राइट उसी क्लेम को तो मानते हैं जो कि स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो। सो दिस इज द लीगल थियोरी ऑफ राइट्स। आज की वीडियो की जो हमारी फाइनल थियोरी ऑफ राइट्स रहने वाली है वो है थियोरी ऑफ हिस्टोरिकल राइट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। इस थियोरी को प्रेस्क्रिप्टिव थियोरी भी कहा जाता है और इसका मानना है कि राइट्स किसी स्टेट द्वारा नहीं प्रोवाइड किए जाते या नेचर द्वारा नहीं प्रोवाइड किए जाते, बल्कि राइट्स तो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन का प्रोडक्ट होते हैं। समय के साथ साथ राइट्स इवॉल्व होते हैं, इन्हें किसी स्टेट या नेचर द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो बेसिकली जो ये थियोरी थी वो एक रिएक्शन थी अगेंस्ट द नेचुरल थियोरी ऑफ राइट्स एज वेल एज द लीगल थियोरी ऑफ राइट्स। इसका पीरियड ऑफ इमर्जेंस था अराउंड 18th सेंचुरी, और जो इसके सपोर्टर्स हैं वो है एडमंड बर्क, हेनरी मेन एंड जेम्स कार्टर। इस थियोरी का जो मेन थीम है वो यही है कि राइट्स जो हैं वो हिस्टोरिकल ग्रोथ का नतीजा हैं। ये समय के साथ साथ इवॉल्व होते हैं। पहले ये कस्टम्स और ट्रेडिशंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बाद में चलकर ये राइट्स बन जाते हैं। तो सोर्स या आधार क्या बना राइट्स का? आधार बनता है हिस्ट्री, इतिहास। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के चलते राइट्स एग्जिस्टेंस में आते हैं, ना कि ये हमें नेचर द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि राइट्स कैसे इवॉल्व होते हैं, राइट्स ट्रेडिशंस और कस्टम्स से ग्रो करते हैं। पहले ये कस्टम्स और ट्रेडिशंस यानी कि रीति रिवाज के फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, फिर बाद में चलकर ये राइट्स बन जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। इस थियोरी का ये मानना है कि जैसे पहले के जमाने में सती सिस्टम और स्लेवरी जैसे ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एग्जिस्ट करते थे, तो वो समय के साथ साथ राइट्स बन गए। या आज के जमाने में जो राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या राइट टू प्रॉपर्टी, ये राइट्स सालों पहले रीति रिवाज या कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस की फॉर्म में एग्जिस्ट किया करते थे।
ऐसा ये थियोरी एज्यूम करती है। तो राइट्स ग्रो करते थे जो ऐतिहासिक रीति रिवाज हैं उनसे, और उन रिवाजों का एक सोशल पर्पस होता था। जब ये कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एग्जिस्ट किया करते थे, इनका उस समाज में एक पर्पस था। लाइक स्लेवरी का भी एक पर्पस हुआ करता था, जो ओनर्स हैं उनकी हेल्प करना। और इसीलिए इन ट्रेडिशंस और कस्टम्स को जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन कर दिया गया, और जिसके चलते विद द पैसेज ऑफ टाइम ये राइट्स में तब्दील हो गए। और ये थियरी ये भी मानती है कि राइट्स में बदलाव लाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सालों से चलते आ रहे हैं। इनका एक पर्पस होता था, और ये लीगल थियरी ऑफ राइट्स और नेचुरल राइट्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं। वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये मानते हैं ना तो आपको राइट्स नेचर द्वारा दिए जाते हैं, ना ही ये किसी स्टेट या लॉ द्वारा दिए जाते हैं। ये तो समय के साथ साथ ग्रो करते हैं, रीति रिवाजों से अधिकारों में तब्दील हो जाते हैं। तो इस थियरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है। किस बेसिस पर किया गया है? देखो, सारे जो हमारे रीति रिवाज हैं वो राइट्स में थोड़ी ना तब्दील होते हैं। जैसा कि मैंने स्लेवरी के बारे में बताया, एक जमाने में एक कस्टम था, या सती सिस्टम था, या डाउरी सिस्टम था। क्या ये आगे चलकर राइट्स बने? नहीं बने ना। तो ये तो क्रिटिसिज्म हो गया इस थियरी का। ना ही सारे राइट्स हिस्टोरिकल एवोल्यूशन का रिजल्ट हैं। ऐसे बहुत से राइट्स हैं जो इवॉल्व नहीं हुए हैं, बट स्पॉन्टेनियसली डिमांड किए गए हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर उनको डिमांड किया गया है। वो किसी भी प्रकार के एवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं है, जैसे कि राइट टू वर्क या राइट टू ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क। ऑल्सो स्टेट्स समय के साथ साथ राइट्स में तब्दीली लाती है। आपको पता है कि कैसे अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया, हालांकि एक जमाने पर यह हुआ करती थी। कैसे चाइल्ड मैरिज या सती सिस्टम को भी अबॉलिश कर दिया गया। तो यह कहना गलत है कि सभी राइट्स हिस्टोरिकल एवोल्यूशन का नतीजा है, बल्कि ये समय के अनुसार कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। नए नए राइट्स डिमांड किए जाते हैं। ऑल्सो द थियरी डिड नॉट डिफरेंशिएट इन गुड एंड बैड ट्रेडिशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है। इसने रीति रिवाजों की बात करी है, परंपराओं की बात करी है, पर गुड एंड बैड ट्रेडिशंस में ये डिफरेंशिएट करना भूल गई है, क्योंकि ऐसे बहुत से कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस थे जो कि बैड थे, जिनके बारे में मैं बता चुकी हूं अभी। आप कैसे बैड ट्रेडिशंस को राइट बनाने की बात कर सकते हैं? सती सिस्टम भी एक ट्रेडिशन था, एक बैड ट्रेडिशन था। तो क्या उसको एक राइट बना दिया जाए एज पर दिस थियोरी? नहीं। इनफैक्ट स्टेट ने तो इनको एबॉलिश कर दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर यह थियोरी गलत साबित होती है। सिग्निफिकेंस इसका यही है कि इसने राइट्स की एक हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो ये थी थियोरी ऑफ हिस्टोरिकल राइट्स, और इसी के साथ हमने आज की वीडियो में 3 थियोरी ऑफ राइट्स को कवर कर लिया है। बाकी 3 थियोरीज को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये थियोरीज आपको समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।